नमस्कार बच्चों। चलिए हम लोग सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा पढ़ लिया, किंगडम फंजाई पढ़ लिया, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो उसमें हमें पढ़ना है ग्रुप, वो पढ़ना है वायरसेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग वायरसेस की बात करते हैं कि भाई वायरसेस क्या हैं और क्या इनका सिग्निफिकेंस है, या बायोलॉजिकली अगर देखें तो क्या इनका इम्पॉर्टेंस है, क्या एसेंस है। ठीक, चलिए वायरस तो आप सबने सुना होगा। तो वायरसेस की बात अगर करें हम, तो देखिए वायरसेस को विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं मिला था। जब मैंने आपको विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था तो वहाँ मैंने बताया था कि विटेकर ने वायरस को कहीं प्लेस नहीं किया, किसी भी किंगडम में नहीं रखा और उस पर बल्कि चुप रहे, क्योंकि वायरस जो है एक डिस्प्यूटेड एलिमेंट है, जिसको कुछ लोग आप कह सकते हैं इनके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो लिविंग जैसे हैं और कुछ कैरेक्टर्स नॉन लिविंग जैसे से। तो सबसे बड़ा डिस्प्यूट तो यही है कि हम वायरस को क्या माने, हम वायरस को नॉन लिविंग माने या हम इन्हें लिविंग माने। सबसे बड़ा डिस्प्यूट यही है, इसलिए विटेकर ने इन्हें कहीं प्लेस नहीं किया। ठीक है, जनरली वायरसेस क्या होते हैं, दे आर ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, मतलब ये सेल के नहीं बने होते हैं। और याद करिए, आप जब पढ़ते हैं सेल के बारे में तो आप पढ़ते हैं सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड एनीथिंग स्मॉलर देन सेल कैन नॉट बी अज्यूम्ड एज लिविंग। तो ये जो वायरस है ये सेल का नहीं बना है, और अगर सेल का नहीं बना है तो इसका मतलब हम इसे लिविंग नहीं कह सकते। हाँ, ये अलग बात है कि इनके अंदर लिविंग के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो एक्चुअली वायरस जो होते हैं ये ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, कुछ डिजीजेस काज करते हैं जो। ठीक है, चूँकि ये पूरी तरह से ना तो नॉन लिविंग है ना तो पूरी तरह से लिविंग, यानी इनके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, दे कनेक्ट नॉन लिविंग एंड लिविंग, सो दे एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग विच कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। यानी जो वायरसेस हैं दे कैन इजीली पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को फिल्टर करने के लिए हम जनरली, जिससे बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर पाता है, ये उसको भी क्रॉस कर जाते हैं। इसका मतलब सिंपली क्या है कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, यानी सबसे छोटे अगर आप कहें कि माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स जो डिजीज़ काज कर सकते हैं वो कौन है, वायरसेस हैं। ठीक, चलिए अब वायरसेस को मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ा जो है इसमें डिस्प्यूट है वो ये है कि भाई वायरसेस जो होते हैं बेसिकली लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी हैं, यानी इनके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो नॉन लिविंग जैसे हैं और कुछ कैरेक्टर्स लिविंग जैसे हैं। तो आप समझिए एक बात कि वायरसेस के जो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स यानी सारे कैरेक्टर्स नॉन लिविंग जैसे होते हैं। यानी ये वायरसेस जब इंडिपेंडेंटली रहते हैं, व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट, व्हेन दे लिव इंडिपेंडेंटली, वो जब अकेले होते हैं तब वो बिहेव करते हैं एज ए नॉन लिविंग। व्हेन दे लिव इंडिपेंडेंटली दे बिहेव एज नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के तरीके से बिहेव करते हैं, यानी इनको हम नॉन लिविंग एजेंट के तरीके से इनका क्रिस्टल बना सकते हैं, इनको पाउडर बना सकते हैं, एकदम नॉन लिविंग धूल मिट्टी जैसा ही ये बिहेव करेगा। इसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, क्रिस्टल भी बना सकते हैं, इसको हम पाउडर भी बना सकते हैं। तो ये नॉन लिविंग के तरीके से बिहेव करते हैं वायरसेस जब अकेले होते हैं। लेकिन यही वायरस जब किसी होस्ट के अंदर एज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट पाए जाते हैं, एज ए इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट पाए जाते हैं, यानी किसी होस्ट के अंदर ये जब घुस जाते हैं तब ये बिहेव करते हैं एज ए लिविंग। क्यों? क्योंकि ये जो इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट वायरस होते हैं ये उस होस्ट के रिप्लिकेशन मैकेनिज्म को हाईजैक कर लेते हैं। होस्ट का जो रिप्लिकेशन मैकेनिज्म उसे ये क्या करते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, और उसके रिप्लिकेशन मैकेनिज्म को हाईजैक करा के ये वायरस अपना रिप्रोडक्शन कराते हैं, यानी अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और यही एक गुण, क्योंकि वायरसेस अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें मानते हैं कि ये लिविंग के तरीके से बिहेव करते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, यानी जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं, जो रिप्रोडक्शन करेंगे वो लिविंग होंगे, लेकिन इसका उल्टा नहीं है कि जो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे वो पक्का लिविंग नहीं होंगे।
ठीक है, वो मैंने आपको लिविंग वर्ड में बताया था। यानी जैसे बहुत से लोग स्टेराइल होते हैं, या ऐसे आपने बहुत से कपल्स देखे होंगे जिनके बच्चे नहीं होते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना कि वो नॉन लिविंग है। या म्यूल, ठीक, ऐसे बहुत से एग्जांपल मैंने नॉन लिविंग और लिविंग जब स्टार्ट किया था चैप्टर लिविंग वर्ड, तो वहाँ आपको ये चीज़ बताया था कि भाई रिप्रोडक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब कि नहीं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग नहीं है। यानी बिना रिप्रोडक्शन के भी कोई सिस्टम लिविंग हो सकता है। हाँ, अगर रिप्रोडक्शन है तो वो लिविंग का ही एक फीचर है, ठीक है। तो यानी वायरसेस में चूंकि रिप्रोडक्शन होता है, इसका मतलब ये लिविंग के तरीके से बिहेव करते हैं। क्लियर है? यानी सारे कैरेक्टर्स इसके नॉन लिविंग जैसे हैं, एक्सेप्ट दैट वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। ये अलग बात है कि वायरसेस रिप्रोडक्शन या अपनी संख्या सिर्फ कब बढ़ा सकते हैं, जब वो किसी होस्ट के अंदर होते हैं। यानी जब वो अकेले होते हैं वायरस, तो नॉन लिविंग के तरीके से बिहेव करते हैं, और जब यही वायरस किसी होस्ट के साथ उसके अंदर होते हैं तो ये बिहेव करते हैं एज ए लिविंग सिस्टम, क्योंकि ये वायरस तब वो अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। जब अकेले होते हैं तो संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब अंदर होते हैं किसी होस्ट के तब ये अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि वायरसेस जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, यानी कंपोजिशन ऑफ वायरस की बात कर लें। तो कंपोजिशन ऑफ वायरस अगर हम लोग देखें तो वायरसेस बेसिकली न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। यानी मेनली ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में एक खास बात समझिए, न्यूक्लिक एसिड जो कि जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। न्यूक्लिक एसिड किसका काम करता है? जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, यानी जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। तो उस न्यूक्लिक एसिड में वायरसेस में एक समय में सिर्फ एक पाया जाएगा, या तो सिर्फ डीएनए होगा या तो सिर्फ आरएनए, दोनों एक साथ नहीं पाया जाता है। जबकि आप देखिए जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो सेल्स हैं, सारे सेल्स में डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, लेकिन वायरसेस में या तो डीएनए या तो आरएनए होता है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है। तो वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए या तो आरएनए, दोनों नहीं होता है। ठीक। दूसरा, इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो प्रोटीन की कवरिंग होती है, यानी न्यूक्लिक एसिड जो कि जेनेटिक मटेरियल है उसको सराउंड करने के लिए एक प्रोटीन की खोल, प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है, जिसे हम प्रोटीन कोट या कैप्सिड कहते हैं। ठीक है। और ये जो प्रोटीन कोट या कैप्सिड जिसे हम कह रहे हैं, इस कैप्सिड की जो छोटी छोटी यूनिट्स जिनसे मिलके ये कैप्सिड बना है, यानी यूनिट ऑफ कैप्सिड को हम कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमियर। और अभी जब आगे हम देखेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस, तो टोबैको मोज़ेक वायरस के कैप्सिड में कुल 2130 कैप्सोमियर होता है, यानी लगभग 2150 कैप्सोमियर होता है एक टोबैको मोज़ेक वायरस के कैप्सिड में। क्लियर है? तो यानी कैप्सोमियर क्या है? प्रोटीन लेयर, यानी जो कैप्सिड है उसकी सब यूनिट्स को हम कैप्सोमियर कहते हैं। क्लियर है? उसके अलावा देखिए कुछ एनिमल वायरसेस होते हैं जिनमें इस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट के अलावा एक लिपिड लेयर भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लिपिड लेयर भी पाई जाती है। और ऐसे वायरसेस जिनमें लिपिड लेयर पाई जाती है एज ए इन्वेलप, वो जनरली ज़्यादा घातक होते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं। आप देखिए अभी जो आपके रिसेंटली आप देख रहे हैं, जिससे आप कह सकते हैं जिसका कहर पूरे विश्व में चल रहा है, कोरोना वायरसेस का, कोविड-19 का। तो ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 है, इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के अलावा लिपिड लेयर भी पाई जाती है एज ए इन्वेलप। क्लियर है? तो कोरोना वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस या आप कह सकते हैं एनिमल वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के अलावा कभी कभी लिपिड लेयर भी पाई जाती है एज एन इन्वेलप। क्लियर है? लेकिन सारे वायरसेस में इन्वेलप होगा, लिपिड लेयर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो कंपलसरी है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट है। इसके अलावा कभी कभी लिपिड लेयर भी पाई जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। चलो, जैसे कैप्सिड के यूनिट को हम कैप्सोमियर कह रहे थे, वैसे ही समझिए कि जो इन्वेलप है, लिपिड इन्वेलप, उस लिपिड इन्वेलप के यूनिट को हम क्या बोलते हैं? पेप्लोमर पूछा जा सकता है। कैप्सोमियर जैसे तो कैप्सिड की यूनिट को कैप्सोमर बोलते हैं, वैसे ही लिपिड इन्वेलप की यूनिट को हम पेप्लोमर्स बोलते हैं। तो ये एज ए फैक्ट याद कर लीजिए, पेप्लोमर्स क्या हैं?
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द नेम वायरस मीन्स वेनम। वायरस का मतलब होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड होता है, और ये नाम किसने दिया था? पास्चर ने दिया था। यानी द टर्म वायरस वॉज गिवन बाई पास्चर, जिन्होंने रेबीज को खोजा था एज ए इन्फेक्शियस डिजीज़। एज इन्फेक्शियस डिजीज़ रेबीज़ को खोजा था पास्चर ने। उन्हीं पास्चर ने वायरस नेम दिया था, और उन्होंने कहा कि वायरस का मतलब होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। तो द टर्म वायरस वॉज गिवन बाई पास्चर। ये पूछ सकता है जिन्होंने रेबीज़ के बारे में बताया था कि रेबीज़ एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है या रेबीज़ को खोजा था। चलिए नेक्स्ट फैक्चुअल पॉइंट देखते हैं। वायरस की डिस्कवरी बहुत पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो वायरस जो डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा? सबसे पहले इवानोविस्की। तो वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय इवानोविस्की, और इन्होंने जो जिस वायरस को खोजा था वो कौन सा वायरस था? टोबैको मोजैक वायरस। क्लियर है? तो वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय इवानोविस्की हु रिकॉग्नाइज्ड दैट टोबैको मोजैक वायरस वाज काज्ड बाय टोबैको मोजैक वायरस डिजीज़ होना चाहिए यहाँ पे। टोबैको मोजैक वायरस डिजीज़ वॉज काज्ड बाई ए वायरस। ठीक है, तो टोबैको मोजैक वायरस डिजीज़ को सबसे पहले इन्होंने खोजा था और बताया कि ये एक इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस के द्वारा होता है। क्लियर है? तो डिस्कवरी ऑफ वायरस किसने किया भाई? डिस्कवरी ऑफ वायरस इवानोविस्की। नेक्स्ट देखिए फैक्चुअल पॉइंट। एक दूसरे महोदय साइंटिस्ट थे बीजरिंग। बीजरिंग ने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया? इन्होंने कहा कि अगर जो टोबैको मोजैक वायरस से जो ग्रसित पौधा है, जो डिजीज्ड प्लांट है, जो टोबैको डिजीज्ड प्लांट है, अगर उस डिजीज्ड टोबैको प्लांट के जो इन्फेक्शियस फ्लूइड है, उस इन्फेक्शियस फ्लूइड को किसी हेल्दी प्लांट में अगर हम उसको डाल दें, उसको टच करा दें, तो जो हेल्दी प्लांट है उसमें भी वो रोग हो जाएगा। ठीक है, यानी इन्होंने बताया कि एक्चुअली इन्फेक्शियस फ्लूइड के थ्रू ये रोग फैल रहा है, और उस इन्फेक्शियस फ्लूइड में एक्चुअली क्या होता है? वायरस होता है, जिसकी वजह से ये रोग फैल रहा है, टोबैको मोजैक डिजीज़ वायरस। ठीक है, तो ये जो टोबैको मोजैक डिजीज़ वायरस है, जो टोबैको मोजैक डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है टोबैको प्लांट में, ये एक इन्फेक्शियस फ्लूइड के थ्रू दूसरे हेल्दी प्लांट में जा सकता है। इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट किसने किया था? बीजरिंग ने। इसलिए इन्होंने वायरस के लिए एक टर्म दिया था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा था वायरस को। वायरस को क्या कहा था? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा था। नेक्स्ट देखिए पॉइंट। अभी देखिए मैंने बताया था कि वायरसेस को आप पाउडर बना सकते हो, वायरस को आप क्रिस्टल बना सकते हो अगर वो अकेले है, नॉन लिविंग के तरीके से बिहेव करेगा। तो वायरस को सक्सेसफुली सबसे पहले क्रिस्टलाइज किसने किया था? स्टैनले ने। पूछा हुआ कई बार सवाल, हु फॉर द फर्स्ट टाइम हु क्रिस्टलाइज वायरसेस? किसने किया था? स्टैनले ने। ठीक है, नेक्स्ट जनरली वायरल डिजीजेस के खिलाफ पहला वैक्सीन जो खोजा गया था वो खोजा था एडवर्ड जेनर ने, और वो वैक्सीन खोजा था किसके अगेंस्ट? स्मॉल पॉक्स डिजीज़ के अगेंस्ट, जो कि एक वायरल डिजीज़ है। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम याद रख लिए, इज़ैक एंड लिंडेमैन। इज़ैक एंड लिंडेमैन ने इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंटरफेरॉन की। ठीक है, इंटरफेरॉन क्या होता है? एंटी वायरल एजेंट्स, वायरस के खिलाफ काम करने वाले एजेंट्स को हम इंटरफेरॉन कहते हैं, जो जनरली प्रोड्यूस होता है किसी बैक्टीरिया के द्वारा जिसमें वायरस का इन्फेक्शन हो। ठीक है, जो बैक्टीरिया अपने प्रोटेक्शन के लिए ये एंटी वायरल एजेंट प्रोड्यूस करता है। इसको खोजा किसने था? इस इंटरफेरॉन को सबसे पहले आइजैक एंड लिंडेमैन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक फैक्ट है कि बैक्टीरियोफेज को सबसे पहले किसने खोजा? तो ट्वार्ट एंड हेरल। ये फैक्ट्स हैं जो आपको याद करना है। तो कुछ साइंटिस्ट के नाम जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी से 3 नाम मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं, एडवर्ड जेनर, इज़ैक एंड लिंडेमैन एंड बैक्टीरियोफेज। चूँकि बैक्टीरियोफेज के डिस्कवरर ट्वार्ट एंड हेरल, तो ये एक्चुअली पूछा हुआ है, इसलिए मैंने ये नाम इंक्लूड कर लिया है। चलिए वायरसेस हम लोग बात कर रहे थे, अब वायरसेस में कुछ वायरसेस के डायग्राम थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो वायरसेस में देखिए मेनली 2 चीज़ होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड। तो ये देखिए आपके सामने जो वायरस का डायग्राम है, ये टोबैको मोजैक वायरस है, जो टोबैको मोजैक डिजीज़ काज करता है। ठीक है,
तो ये टोबैको मोज़ेक वायरस में देखिए जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है। ये हेलिकली कॉइल्ड आरएनए दिख रहा है आपको, देखिए ये हेलिकली कॉइल्ड आरएनए है और ये पूरी प्रोटीन की कोट जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, और ये प्रोटीन की कोट यानी कैप्सिड ढेर सारे प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। तो इस प्रोटीन सब यूनिट को हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं कैप्सोमियर, ठीक। और इस पूरे प्रोटीन के खोल को जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कैप्सिड। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया आप टोबैको मोज़ेक डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस, टीएमवी वायरस। अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा एक वायरस देखते हैं। ये आपका कौन सा वायरस है? ये सारे एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हुए हैं, थोड़ा मैंने डायग्राम इसलिए यहाँ इंक्लूड कर लिया कि आप देख के समझ जाओ और देखे रहो एटलीस्ट। ये आपके सामने जो वायरस है ये बैक्टीरियोफेज है। कौन सा वायरस है ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट वायरस, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता हो। तो ये क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज नाम है सिर्फ इसका, यानी बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट जो वायरस है उसी को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। क्लियर है? चलिए, अब इस बैक्टीरियोफेज में देखिए ये इसका हेड पोर्शन है और ये यहाँ पे कॉलर है, ठीक। उसके अलावा इसमें ये देखो 1 2 3 4 5 6 टेल फाइब्रिल्स या टेंटिकल्स पाई जाती है। ये पूछता है कितने टेंटिकल्स या कितने टेल फाइबर्स होते हैं? 6 टेल फाइबर्स होते हैं इस बैक्टीरियोफेज में। क्लियर है? और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जो हेड पोर्शन देख रहे हो, इस हेड पोर्शन में अंदर की तरफ इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? ये डीएनए होता है। ये भी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो ये आपके सामने बैक्टीरियोफेज का डायग्राम हो गया, जिसमें आपने देखा कि इसमें भी सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए है और प्रोटीन कोट। अब एक और वायरस हम लोग देख लेते हैं, वायरस का एग्जाम्पल एक एनिमल वायरस देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एनिमल वायरस का एग्जाम्पल है हर्प्स वायरस। कौन सा वायरस है ये? देखिए हर्प्स वायरस है, एक एनिमल वायरस है। अब मैंने अभी बताया था कि ज़्यादातर एनिमल वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के अलावा क्या पाया जाता है? लिपिड का इन्वेलप पाया जाता है। तो देखिए यहाँ लिपिड का इन्वेलप आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए ये अंदर हो गया डीएनए एज ए न्यूक्लिक एसिड, ये अंदर ये डीएनए हो गया। उसके ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ये आपका कैप्सिड हो गया, ठीक है, जो कैप्सोमियर का बना है। और उसके अलावा ये जो ब्राउन वाला पार्ट है देखिए ये इन्वेलप है जो किसका बना है? लिपिड का बना हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका हो गया एक एनिमल वायरस का एग्जाम्पल जिसे हम हर्प्स वायरस कह रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक। तो टाइप्स ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करें हम लोग, तो जनरली जो वायरसेस होते हैं उसमें 2 तरह के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। क्लियर है? तो यहाँ देखिए वायरसेस विद डीएनए, वायरसेस विद आरएनए, ठीक। अब ये जो डीएनए या आरएनए है, इन जनरल जो डीएनए है वो कैसा होता है? इन जनरल डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, जबकि आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, इन जनरल। लेकिन ये वायरसेस एक ऐसा ग्रुप है जिनमें आपको डीएनए डबल स्ट्रैंडेड के साथ साथ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी मिल जाएगा, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड के साथ साथ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी मिल जाएगा। तो ये एग्जाम्पल बहुत पूछता है, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए के बेसिस पे वायरसेस को हम यानी 4 टाइप में बांट सकते हैं। एक वायरसेस विथ डीएनए और वायरसेस विद डीएनए को 2 टाइप में बांटेंगे, वायरस विद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड वायरस विद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। वैसे ही वायरस विद आरएनए को 2 ग्रुप में बांटेंगे, वायरस विद सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड वायरस विद डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल जो पूछता है एग्जाम में, आप एग्जाम्पल मेमोराइज कर जाइए, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो कॉमन है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले वायरसेस की बात कर लेते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले वायरसेस हैं हेपेटाइटिस बी, स्मॉल पॉक्स वायरस, हर्प्स वायरस अभी देखा आपने, हर्प्स वायरस का डायग्राम देखा आपने, फिर कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस और बैक्टीरियोफेज। इन सब में क्या पाया जाता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। क्लियर है? तो ये तो नॉर्मल हो गया भाई, ठीक।
अब जो एक्सेप्शनल केस है वो पूछता है, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉमन नहीं है, वो रेयर है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किन वायरसेस में पाया जाता है, वो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कोलीफेज वायरस या S13E कोलीफेज पूछा हुआ है क्वेश्चन, या कोलीफेज 5174 वायरस, या जेमिनी वायरस, ये नाम याद कर लीजिए, ये सब पूछा हुआ है क्योंकि एनॉमलीज है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाले जो वायरसेस हैं उनके एग्जांपल S13E कोलीफेज, कोलीफेज 5174 या जेमिनी वायरसेस। ठीक है, अब आरएनए के बेसिस पे जो वायरसेस हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे वायरसेस जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं है, नॉर्मल केस हो गया। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है तो जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ना, नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये देखिए जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरसेस हैं, ये ढेर सारे आप देखेंगे कि सब डिजीज़ काजिंग, इसमें बहुत ढेर सारे वायरसेस हैं जो बहुत कई तरह के डिजीज़ काज कर रहे हैं। जैसे आपका मम्स, अच्छा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरसेस को हम रेट्रो वायरस कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया मम्स, HIV, मीजेल्स, टोबैको मोज़ेक वायरस, इसमें भी आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड। फिर कोरोना वायरस अभी देखिए कोविड-19, इसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। कोविड-19 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, पोलियो वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इन्फ्लुएंजा वायरस, फिर आपका रेबीज़ वायरस, और ज़्यादातर जो प्लांट वायरसेस, उन प्लांट वायरसेस में भी जेनेटिक मटेरियल का काम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए करता है। ठीक है, तो ये नाम आपको मेमोराइज करना है, इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती, इंपॉर्टेंट है। देख लो सवाल जो पूछता है, पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग वायरस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, विच अमंग द फॉलोइंग वायरस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, विच अमंग द फॉलोइंग वायरस हैव आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल और डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, ऐसे घुमा फिरा के सवाल पूछेगा। तो आपको एटलीस्ट इतने एग्जाम्पल याद होने चाहिए। ठीक है, अब जो एनॉमलीज है वो देखते हैं हम लोग। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाले जो वायरसेस हैं ये नाम खूब पूछेगा। देखो ये दो एनॉमली तो एकदम याद रखो, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाले एग्जाम्पल S13E कोलीफेज, कोलीफेज 5174 और जेमिनी वायरस। वैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाले एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जाम्पल है रियो वायरस, वुंड ट्यूमर वायरस। ये दो नाम एकदम रट जाइए। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आपको याद रखना, इसमें और कोई मदद नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसे एक बार दो बार देख करके लिख करके इसे याद कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वायरसेस के लाइफ साइकिल की। क्या बात करते हैं, वायरसेस के लाइफ साइकिल की। तो जनरली ये जो वायरसेस होते हैं ना, ये दो तरह का लाइफ साइकिल को शो करते हैं। जनरली वायरसेस शो टू टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, एक बोलते हैं लाइटिक साइकिल और दूसरा बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। तो भाई वायरस का हमने शुरू में ही पढ़ा कैरेक्टर, तो जनरली ये क्या होते हैं, ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट जो इन्फेक्शन काज कर रहे हैं, डिजीज़ काज कर रहे हैं। तो अब देखो उस डिजीज़ काज करने वाले जो वायरसेस हैं, दो तरह के लाइफ साइकिल शो करेंगे। एक जो अपने होस्ट को मार देते हैं, उनकी लाइसिस कर देते हैं, उन्हें तोड़ देते हैं, ऐसे वायरसेस को हम कहेंगे कि वो लाइटिक साइकिल शो करते हैं। यानी ऐसे वायरसेस जो अपने होस्ट को मार देते हैं, उनकी लाइसिस कर देते हैं, उसे हम कहेंगे कि वो लाइटिक साइकिल शो करते हैं, लाइटिक लाइफ साइकिल। क्लियर है। और ऐसे वायरसेस जो अपने होस्ट को मारते नहीं हैं, अपने होस्ट के अंदर पड़े रहते हैं, उनकी लाइसिस करके बाहर नहीं निकलते, उनका ब्रेकडाउन नहीं करते हैं, उसे हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल वाले वायरसेस। ऐसे वायरसेस लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। यानी वायरसेस अगर होस्ट को मार दे रहा है तो कैसा लाइफ साइकिल शो करेगा, लाइटिक लाइफ साइकिल। और अगर होस्ट को बिना मारे उसके अंदर वो सर्वाइव कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे कि वो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल शो कर रहा है। यानी एक और ऐसे दूसरे टर्म में समझो कि अगर कोई वायरस होस्ट के अंदर उसे मार दे रहा है अपने रिप्लिकेशन करने के लिए, ठीक है, तो लाइटिक साइकिल शो करेगा। और अगर कोई भी वायरस किसी होस्ट के अंदर रह रहा है और उसको बिना मारे अपना रिप्लिकेशन करा दे रहा है, भाई होस्ट के अंदर वायरस क्यों जा रहा है, आप देखो वायरस होस्ट के अंदर सिर्फ अपने संख्या को बढ़ाने के लिए, अपने रिप्लिकेशन, अपने रिप्रोडक्शन के लिए जा रहा है। ठीक है, तो बिना अपने होस्ट सेल को मारे अगर अपना वो रिप्लिकेशन कर ले रहा है, मतलब वो कैसा साइकिल शो कर रहा है, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। और अगर
अपने रिप्लिकेशन के लिए वो होस्ट सेल को मार दे रहा है रिप्लिकेशन के दौरान, तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइटिक साइकिल। क्लियर है। अब देखिए लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, एक एक को समझ लेते हैं थोड़ा हम लोग। तो देखिए पहले डायग्राम समझ लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने बैक्टीरियोफेज का एक एग्जांपल मैंने डायग्राम बनाया हुआ। अब देखिए ये बैक्टीरियोफेज बना हुआ है, ठीक है। इस बैक्टीरियोफेज के अंदर देखिए डीएनए को मैंने अलग कलर से इसलिए बनाया हुआ है, ठीक है। प्रोटीन कोड जो है वो ब्लैक कलर से, और उसके अंदर ये जो छोटा सा देखिए दिख रहा है रेडिश कलर में, वो आपका डीएनए हो गया, ठीक है। तो अब जब कोई भी बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया को अटैक करेगा तो देखिए पूरा का पूरा वायरस अंदर नहीं जाता है, पूरा का पूरा बैक्टीरियोफेज नहीं अंदर जाएगा, सिर्फ उसका क्या आया, न्यूक्लिक एसिड आया। देखिए ये जो राउंड रेडिश पार्ट है डीएनए, यही सिर्फ अंदर घुसा, प्रोटीन कोड बाहर ही रह जाता है। और ये बाहर बचे प्रोटीन कोड को हम क्या कहते हैं, घोस्ट, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं, कोई काम नहीं है, ठीक है। अब यही जेनेटिक मटेरियल जिसपे सारी इन्फॉर्मेशन है इस वायरस के लिए, वायरस की एक्टिविटीज़ के लिए, वो जीनोम अंदर आ गया। अब ये जो वायरस जीनोम है, देखिए ये वायरस जीनोम क्या करता है, इस बैक्टीरिया के रिप्लिकेशन मैकेनिज्म को हाईजैक कर लेता है, साथ साथ उसके प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मैकेनिज्म को भी हाईजैक कर लेता है। यानी वायरल जीनोम हाईजैक रिप्लिकेशन मैकेनिज्म एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया। अब उसने जब बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मैकेनिज्म और रिप्लिकेशन मैकेनिज्म को हाईजैक कर लिया, तो देखिए अब ये क्या करेगा, अब ये जो जीनोम था वायरल जीनोम, ये अपने जैसे ढेर सारे जीनोम बनवाएगा, और जीनोम बनवाने के साथ साथ प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मैकेनिज्म भी हाईजैक किया तो साथ साथ प्रोटीन कोट भी बनवाएगा। यानी अपने जैसे ही वायरस, देखिए जो वायरस था ना, उसी के जैसा ढेर सारा वायरस यहाँ बन गया इस बैक्टीरिया के अंदर। और ये ढेर सारा वायरस जब बन जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि वो इस बैक्टीरिया को क्या करता है, फाड़ देता है, इसकी लाइसिस कर देता है, ठीक। और लाइसिस करके इस होस्ट सेल की लाइसिस के बाद इससे बाहर निकल आता है टू इन्फेक्ट न्यू होस्ट सेल। इसीलिए बैक्टीरियल डिजीज का स्प्रेड बहुत तेज होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लाइटिक साइकिल शो करने वाले वायरसेस, जिसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज। जिसका एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरियोफेज। क्लियर है। तो चलिए मैं पॉइंट पढ़ दे रहा हूं, देखिए ए विरुलेंट फेज or bacteriophage which cause destruction or lysis or death of host cell। जो host cell का क्या कर रहा है, डेथ काज कर रहा है। एग्जाम्पल इसका बैक्टीरियोफेज। वायरल जीनोम हाईजैक द रिप्लिकेशन मैकेनिज्म ऑफ होस्ट सेल एंड स्टार्ट रिप्लिकेशन ऑफ ओनली वायरल जीनोम। और खाली वायरल जीनोम बनाने देता है, यानी उसके रिप्लिकेशन मैकेनिज्म को हाईजैक करके सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल बनवाता है ये वायरस, जो लाइटिक साइकिल शो कर रहा है। क्लियर है। जिसका एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरियोफेज, ठीक। अब ये दूसरा वाला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग या कह सकते हैं कम लीथल वायरस है, जो लाइसोजेनिक साइकिल शो कर रहा है, यानी अपनी संख्या भी बढ़ा रहा है, रिप्लिकेशन भी कर रहा है, लेकिन वो अपने होस्ट सेल को मार नहीं रहा है। ये देखिए क्या करता है, डायग्राम पहले समझ लीजिए तो मैं पॉइंट अभी पढ़ दूंगा। डायग्राम समझने के बाद आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। अब देखिए इसमें भी जो वायरल जीनोम है वो अंदर घुसा, प्रोटीन कोड बाहर आ गया। तो ये जो वायरल जीनोम है क्या करता है, ये वायरल जीनोम जा करके इस बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर गया। ये देखिए इसके साथ ये इंटीग्रेट कर गया इसी के साथ, यानी ये वायरल जीनोम उसी बैक्टीरियल जीनोम के साथ जाके जुड़ गया, इंटीग्रेट कर गया। और ये जो वायरल जीनोम जो इस बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंटीग्रेट किया, उसी को हम बोलते हैं प्रोफेज। क्या कहते हैं, प्रोफेज। देखिए वायरल जीनोम इंटीग्रेटेड विद होस्ट जीनोम कॉल्ड प्रोफेज। यानी ये जो वायरल जीनोम यहाँ जो आया अंदर, ये इस बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर गया, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्रोफेज, ठीक है। अब देखिए ये मारेगा नहीं इस बैक्टीरिया को, ये इस बैक्टीरिया को मारेगा नहीं। ये क्या करेगा, ये कहेगा भाई तुम जो नॉर्मल रिप्लिकेशन करते हो वही करो, लेकिन जब तुम अपना रिप्लिकेशन करना तो मेरा भी कर देना। तो देखिए ये बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बना, और इस दोनों बैक्टीरिया के अंदर जब डीएनए रिप्लिकेट किया, उसका जीनोम रिप्लिकेट किया, तो देखिए जो प्रोफेज था, ये जो वायरल जीनोम था जो इंटीग्रेट कर गया था, वो वायरल जीनोम भी इंटीग्रेट कर गया। देखो ये देखो इसके अंदर, दोनों के अंदर एक वायरल जीनोम यहाँ था, यहाँ दो वायरल जीनोम हो गया कि नहीं हो गया। यानी इस तरीके से वायरल जीनोम रिप्लिकेट कर गया, दो बैक्टीरिया भी बन गया, और बैक्टीरिया मरा भी नहीं, बैक्टीरिया की लाइसिस भी नहीं हुई, ठीक है। इस लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, इस लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल।
शो करने वाले वायरसेस, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, लैम्डाफेज बहुत पूछता है। तो बैक्टीरियोफेज लाइटिक साइकिल शो करता है, जबकि लैम्डाफेज लाइसोजेनिक साइकिल शो करता है, जिसमें वो अपने होस्ट को मारता नहीं, बिना होस्ट को मारे अपना रिप्लिकेशन करा लेता है। जबकि बैक्टीरियोफेज अपना रिप्लिकेशन भी कराता है और अपने होस्ट को मार देता है, उसकी लाइसिस कर देता है। चलिए देखिए, वायरल जीनोम इज इंटीग्रेटेड विथ होस्ट जीनोम कॉल्ड प्रोफेज आर प्रोवायरस एंड प्रोफेज रिप्लिकेट ओनली वंस, एक बार खाली रिप्लिकेट होता है ये प्रोफेज विद रिप्लिकेशन ऑफ होस्ट सेल। भाई एक होस्ट सेल से, एक सेल से जब दो सेल बना बैक्टीरिया का बाइनरी फिजन से, तो उस एक सेल से दो बैक्टीरिया बना, साथ साथ एक प्रोफेज से दो प्रोफेज, एक वायरल जीनोम से दो वायरल जीनोम बन गया। जबकि इस बैक्टीरियोफेज के केस में आपने देखा कि ढेर सारा वायरल एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। यानी ये लाइटिक साइकिल शो करने वाले जो वायरसेस हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं और उनका स्प्रेड बहुत तेज़ी से होता है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका लाइसोजेनिक साइकिल और लाइटिक साइकिल शो करने वाले वायरसेस हैं। एक बुकिश डायग्राम भी देखिए मैंने यहाँ दे रखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा उसको भी देख सकते हैं चाहें तो देखिए इस केस में देखिए यहाँ दिखाया है कि कोई बैक्टीरियोफेज का जब जो है इन्फेक्शन होता है किसी भी, जैसे मान लो बैक्टीरिया है, यहाँ से शुरू हुआ 1 नंबर, ठीक है। अब इसमें देखिए बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन हुआ तो वायरल जीनोम देखिए इसके अंदर आ गया, वायरल जीनोम हुआ तो वायरल जीनोम का रिप्लिकेशन होगा, प्रोटीन कोड बनेगा, तो ढेर सारे देखिए वायरसेस बन गए और ढेर सारे वायरसेस ये इसकी लाइसिस की और लाइसिस करके देखो बाहर निकल गए। ये लाइटिक साइकिल हो गया, ठीक है। वहीं इस केस में देखो क्या हो रहा है, यहाँ देखो ये रेडिस थोड़ा दिख रहा है, देखिए यहाँ थोड़ा रेडिस ये दिख रहा है। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या हुआ कि ये जो वायरल जीनोम है देखिए बैक्टीरियल जीनोम के साथ अटैच हो गया है ये प्रोफेज, और जब ये बैक्टीरिया रिप्लिकेट करेगा तो देखिए अपना जेनेटिक मटेरियल 2 बनाया तो वायरल जीनोम यानी प्रोफेज को भी 2 कर दिया, और जब डिवाइड किया, जब इसी का डिवीजन कर देंगे तो 2 बैक्टीरियल सेल बनेगा जिसमें क्या होगा, 2 प्रोफेज 2 वायरल जीनोम होगा, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। इससे बेहतर जो मैंने पिछला डायग्राम बनाया है मैनिपुलेटेड डायग्राम, ये डायग्राम आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, आप एग्ज़ाम वगैरह में इसी को बनाइए और इससे आपको समझ भी आ जा रहा होगा ठीक से, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब डिफरेंट टाइप ऑफ वायरल पार्टिकल्स। यहाँ से एक सवाल पूछ लेता है वायरस से अक्सर कि वायरॉन क्या है, वायराइड्स क्या है, प्रायॉन्स क्या है, वायरसॉइड्स क्या है, या सैटेलाइट आरएनए। बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो इस सबको एक साथ समझ लीजिए और एक साथ याद कर लीजिए, कभी भूलेगा नहीं आपको। क्या क्या सवाल पूछता है उसके हिसाब से हम लोग देखिए बात करते हैं। तो जो वायरल पार्टिकल्स हैं, पहला टर्म यूज़ करता है वायरियान। वायरियान क्या है समझिए। एक पहले तो डिस्कवरर के नाम हम लोग देख लेते हैं जो पूछ लेता है अक्सर, ठीक है। तो वायरियान डिस्कवर किया था इवानोविस्की। एक्चुअली वायरियान कंप्लीट वायरस को ही वायरियान कहते हैं। कंप्लीट जो वायरस, जो इन्फेक्शियस एजेंट है जिसमें न्यूक्लिक एसिड भी हो, प्रोटीन कोड भी हो, दोनों हो, उस कंप्लीट वायरस को हम क्या कहते हैं, वायरियान। तो वायरियान और कुछ नहीं, आप कह सकते हैं वायरस का एक दूसरा नाम है, ठीक है। तो कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरल agent is called virion, which consists of genetic material, nucleic acid as well as protein। जो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ प्रोटीन का मिलके बना है, उस कंप्लीट वायरस को हम क्या कहेंगे, वायरियान। तो जब वायरस की डिस्कवरी इवानोविस्की ने की, तो वायरियान की भी डिस्कवरी किसने की, इवानोविस्की ने की। किसने की, इवानोविस्की ने। क्लियर है? चलिए, तो वायरियान आपको नहीं समझना, वायरियान कुछ नहीं, वायरस का ही दूसरा नाम कह सकते हो, ठीक है। कंप्लीट वायरस को ही हम वायरियान कहते हैं। एक बात हो गया। अब दूसरा टर्म आता है वायरॉइड्स, तीसरा आता है प्रायॉन और चौथा आता है वायरसॉइड्स। इसी में कन्फ्यूजन होता है, तो अब खाली 2 टर्म ये अच्छे से समझ लो। वायरॉइड्स देखो क्या होते हैं, वायरॉइड्स जो हैं वो सिर्फ फ्री आरएनए होते हैं, यानी 2 चीज़ों का मिलके बना होता है वायरस ना, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड। तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है यानी आरएनए, उस फ्री आरएनए इन्फेक्शियस आरएनए को, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, जिसमें कोई प्रोटीन कोड नहीं है, ऐसे फ्री इन्फेक्शियस आरएनए को हम बोलेंगे वायरॉइड्स। क्या बोलेंगे, वायरॉइड्स। और फ्री इन्फेक्शियस प्रोटीन कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रायॉन्स। यानी अगर सिर्फ आरएनए है
जो इन्फेक्शन काज कर सकता है, प्रोटीन नहीं है तो उसे हम वायरॉइड्स बोलेंगे। और अगर सिर्फ प्रोटीन है, किसी वायरस का प्रोटीन पार्ट जो सिर्फ इन्फेक्शन काज कर सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राइयॉन्स कहेंगे। क्लियर है? तो वायरॉइड्स की खोज किसने की? डिनर ने की। ये पूछता है, इसे याद कर लीजिए। वायरॉइड्स की खोज डिनर ने की और प्राइयॉन्स की डिस्कवरी किसने की? एल्पर ने की। ठीक है, तो देखिए दोनों चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। डिनर क्या है? डिनर ने बताया कि जो वायरॉइड्स हैं ये क्या हैं? दे आर फ्री इन्फेक्शियस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। ये जरूर याद करिएगा, एनसीईआरटी में कोट किया है कि वायरॉइड्स जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। ठीक, जिसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, विदाउट प्रोटीन कोट, यानी बिना प्रोटीन के खोल वाला वायरस जिसमें सिर्फ इन्फेक्शियस आरएनए है। ठीक है, और वो इन्फेक्शियस आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट का है, जो आसानी से इन्फेक्शन काज कर सकता है, जिसको सबसे पहले किसने खोजा था? डिनर ने खोजा था। और वायरॉइड्स से होने वाला जो डिजीज़ है वो है आपका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और पूछा हुआ है, तो इसे याद कर जाइए। ठीक है, यानी आपने देखा वायरॉइड्स डिस्कवर्ड बाय डिनर, और इसकी वजह से होने वाला डिजीज़ जो है वो क्या है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ठीक है, और ये क्या होता है? कुछ नहीं, सिंपली दे आर फ्री इन्फेक्शियस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट विदाउट प्रोटीन कोट। क्लियर है? तो इसी का उल्टा आप समझ लो कि कुछ ऐसे वायरसेस जिनमें सिर्फ प्रोटीन हो, इन्फेक्शियस प्रोटीन हो, ऐसे इन्फेक्शियस प्रोटीन एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? प्राइयॉन्स। और इसको किसने खोजा था? एल्पर ने। तो प्राइयॉन्स देखिए क्या है? दे आर फ्री इन्फेक्शियस प्रोटीन विदाउट जेनेटिक मटेरियल। बिना जेनेटिक मटेरियल वाला जो इन्फेक्शियस प्रोटीन एलिमेंट है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइयॉन्स। क्लियर है? तो वायरियॉन और प्राइयॉन में अंतर समझ लीजिएगा। वायरियॉन कंप्लीट वायरस को कह रहे हैं, प्राइयॉन सिर्फ इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्ट को। ठीक, और प्राइयॉन से होने वाले कुछ रोग देख लीजिए। मैड काउ डिजीज़ बहुत पूछता है, कुरू डिजीज़ या जिसे हम लाफिंग डेथ भी बोलते हैं, लाफिंग डेथ डिजीज़, और एक और डिजीज़ प्राइयॉन की वजह से CJD जिसे हम बोलते हैं क्रेज़फेल्ड जैकब डिजीज़। ठीक है, तो क्रेज़फेल्ड जैकब डिजीज़ जिसे हम CJD बोलते हैं। ठीक, और एक और डिजीज़ स्कारपी डिजीज़ सीप में पाया जाता है। तो ये सब किसकी वजह से हैं? प्राइयॉन्स की वजह से होने वाले डिजीज़ हैं। ठीक है, तो अब वायरॉइड्स और प्राइयॉन्स आपने समझ लिया, तो वायरसॉइड्स भी समझ लो। वायरसॉइड्स को हम सैटेलाइट आरएनए भी कहते हैं। तो वायरसॉइड्स देखो क्या होते हैं। वायरसॉइड्स जो है सबसे पहले खोजा था रैंडल्स ने। तो वायरॉइड्स एक्चुअली ऐसे स्मॉल सर्कुलर आरएनए होते हैं जिसको हमेशा ज़रूरत होती है एक हेल्पर वायरस की, यानी इंडिपेंडेंटली वो कुछ नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली वो रेप्लिकेशन नहीं कर सकते। देखो वायरॉइड्स जो थे ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे थे ना, उसको किसी हेल्पर वायरस की ज़रूरत नहीं थी। ठीक, तो ये वायरॉइड्स इंडिपेंडेंट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इन्फेक्शियस आरएनए विद लो मॉलिक्यूलर वेट थे, जबकि ये जो वायरसॉइड्स हैं ये ऐसे स्मॉल सर्कुलर आरएनए हैं जिनको हमेशा रेप्लिकेट करने के लिए एक हेल्पर वायरस की ज़रूरत होती है, यानी बिना हेल्पर वायरस के इनका कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है वायरॉइड्स और वायरसॉइड्स में। वायरॉइड्स में कोई हेल्पर वायरस की ज़रूरत नहीं होती, कोई हेल्पर वायरस नहीं होता, जबकि वायरसॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे इन्फेक्शियस आरएनए हैं जो हमेशा एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ? विद ए हेल्पर वायरस, जो ज़रूरी है किसके लिए? इनके रिप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, सैटेलाइट आरएनए भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के वायरल एलिमेंट्स हैं जो अक्सर पूछ लेता है। क्लियर है? तो ये आपका वायरस कंप्लीट हुआ। इसमें एक और पॉइंट देखिए, अभी जो मैंने बताया था इंटरफेरॉन, तो इंटरफेरॉन बता भी चुके हैं उस समय, लेकिन फिर से एक बार देख लो। इंटरफेरॉन दे आर ग्लाइकोप्रोटीन, जनरली दे आर ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं ये। तो ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीटेड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल, यानी जिसमें वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, यानी ऐसा कोई बैक्टीरिया जिसमें मान लीजिए वायरस इन्फेक्शन करता है, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है और इस पर कोई वायरस इन्फेक्ट किया, तो ये वायरस जब इन्फेक्ट करेगा तो ये बैक्टीरिया उस वायरस से बचाने के लिए कुछ केमिकल्स बनाएगा जो उस वायरस को मार सके, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन, एंटीवायरल एजेंट। ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन
secreted by viral infected cell act as antiviral agent discovered by Isaak and Lindemann। तो ये जो एंटीवायरल इंटरफेरॉन है ये बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग में रिलीज़ करता है जिसके कि हम आप कह सकते हैं जो वायरस के डिस्ट्रक्शन में यूजफुल होता है। तो एंटीवायरल एजेंट्स को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन किसने खोजा था? इजैक एंड लिंडीमैन ने खोजा था। ठीक है, इसका नेचर क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन नेचर होता है। तो ये आपका वायरस और वायरस से रिलेटेड डिफरेंट आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी में थोड़ा कम दिया है, मैंने थोड़ा ज़्यादा बताया है, लेकिन ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये आप ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों। अभी सिर्फ इस चैप्टर में एक चीज़ बचा है, वो है लाइकेन। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।